हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम सभी डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। ठीक है गाइज़। तो और हाँ, एक चीज़ और, आज हम लोग क्या करेंगे, करंट डिस्कशन के बाद क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, भारत के कुछ जो प्रमुख शोध संस्थान होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक दिन में तो ये याद नहीं होगा, तैयार नहीं हो पाएगा, तो जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं बीच बीच में इसको रिवीजन करवा दिया करूँगी। बस आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा समय भी लग सकता है आज और वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो चलिए बिना लेट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जल संरक्षण मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है। जल संरक्षण मामले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा जिसे मिला है उसे वो यूपी को मिला है। ठीक है, अगर बात करें कि सेकंड रैंक पे कौन आया है तो वो है राजस्थान। सेकंड रैंक पे राजस्थान। थर्ड रैंक की भी बात कर लेते हैं, कौन आया है, तमिलनाडु। ठीक है, फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु। और बात की जाए कि ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये कब से स्टार्ट किया गया था, तो 2018 में, 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस बार जो मनाया गया है ये तीसरा चरण है इसका। ठीक है, तीसरी बार ये मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जल संरक्षण के मामले में, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जल का संरक्षण करना। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 11 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 11 श्रेणियों में हर साल इस फील्ड में क्या करते हैं, 57 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 57 11 श्रेणी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और ये तो हो गया, आगे देख लेते हैं कि उत्तर क्षेत्र में, मैंने बोला ना कि विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उत्तर क्षेत्र में देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है। उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला। ठीक है, इसमें किसको पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर को मिला है। ठीक है, अगर सेकंड रैंक की बात करें तो किसको मिला है, पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर। ठीक है, इसको सेकंड रैंक मिला है, किसमें, उत्तर क्षेत्र की अगर बात करें। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें कि दक्षिण क्षेत्र में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले, मतलब किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का दर्जा दिया गया है इस क्या कहते हैं इसको, जल संरक्षण के मामले में दक्षिण एरिया में। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं, तो केरल में क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड देख लेते हैं कि दक्षिण में सेकंड रैंक किसको मिला सर्वश्रेष्ठ जिला का जल संरक्षण के मामले में, तो वो है आंध्र प्रदेश का क्या है, कडप्पा जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर बात करें कि ये पूर्वी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में किस जिले को मिला है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को इस क्षेत्र में फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिले का दर्जा दिया गया है। ओके, और देख लेते हैं कि पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में किसे सर्वश्रेष्ठ जिले का दर्जा दिया गया है,
तो मध्य प्रदेश के इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को फर्स्ट रैंक, ठीक है। और यही बात करें कि सेकंड, तो सेकंड दिया गया है गुजरात, एक मिनट, सेकंड दिया गया है गुजरात के वडोदरा, गुजरात के वडोदरा और राजस्थान के बांसवाड़ा, ठीक है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इन दोनों को सेकंड रैंक पर रखा गया है, ठीक है। सेकंड रैंक पे संयुक्त रूप से इन दोनों को। और अगर बात करें कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो फर्स्ट रैंक किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ जिला का, तो असम में क्या है, गोलपारा। असम में क्या है, गोलपारा। और अरुणाचल प्रदेश का सियांग जिला, ठीक है। तो इन सभी को क्या किया गया है कि जल संरक्षण के प्रयास के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो पुरस्कार दिया गया है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, केंद्रीय मंत्री द्वारा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, शेखावत जो कि क्या है, जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है। ये जल शक्ति मंत्री हैं। चलो ये हो गया, क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2023 बोल रहा है, ठीक है। पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी, तो कहाँ आयोजित की जाएगी, केरल में, ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो है, इस चैंपियनशिप में कम से कम 8 देश क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप है ये 10 से 20 जनवरी के बीच खेली जाएगी। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप थी ये तो होने वाली थी 2021 में ही, लेकिन कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ, ये 2022 में टला, फिर वहाँ से टल करके क्या हो गया 2023 में। तो अभी फाइनल किया गया है कि 2023 में ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला ब्लू बुक, क्या बात किया मैंने, ब्लू बुक किस सशस्त्र समूह का मैनुअल है, ठीक है। तो किसका है ये, SPG, किसका ये है, SPG, ठीक है। तो S का मतलब होता है स्पेशल, P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, PRO प्रोटेक्शन, TECTION, ठीक है, प्रोटेक्शन। क्या बोला मैंने, स्पेशल प्रोटेक्शन। और G का मतलब होता है ग्रुप, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये जो ब्लू बुक के सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है, तो ये किसका है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, ठीक है। तो ये है क्या, तो इसके बारे में अभी बता रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि जो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, ठीक है, तो उसमें उस दौरान क्या हुआ था, ये एक्ट बना था, ठीक है। ये एक्ट बना था किसके अंतर्गत, 1988 अधिनियम के अंतर्गत इसका क्या नाम पड़ा था, SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन
और क्या बोलते हैं इसको, एक्ट, ठीक है, अरे सॉरी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ कि जो VVIP, एक मिनट इसको इरेज करूँ, VVIP, ठीक है, VVIP का मतलब क्या होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस जो येलो बुक होती है, ठीक है, सॉरी, ये जो ब्लू बुक होती है, इसमें क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस दी हुई रहती हैं, ठीक है, उसी इसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन का क्या होता है, एक तरीके से दस्तावेज होता है, जिसमें किसी VVIP की सुरक्षा को लेकर के जो फॉलो किए जाने वाले रूल्स होते हैं, उनकी इसमें क्या होती है, जानकारी लिखी होती है, ठीक है। और ये सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है, जैसे इस VVIP में कौन आएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है, इसी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है, ठीक है। और इसी ब्लू बुक के हिसाब से ही वो क्या करता है कि मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, जो इसमें गाइडलाइंस लिखी होती हैं, उसी के तहत उसी रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। और एक ब्लू बुक हो गई, एक और बुक होती है जिसको कहते हैं येलो बुक, जिसको कहते हैं येलो बुक, एक मिनट, जिसको क्या कहते हैं, येलो बुक, येलो बुक। तो इसमें क्या होती है, इसमें होती है VIP, वो था ब्लू बुक VVIP, ठीक है, ये ब्लू बुक के लिए था, और VIP किसके लिए है, येलो बुक के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें VIP लोगों की सिक्योरिटी से लेकर के जानकारी होती है, ठीक है, जैसे सांसद हो गए, मंत्री हो गए, तो इनको इसी येलो बुक के तहत ही क्या दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, ठीक है, कि उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसकी जानकारी क्या होती है, इसी येलो बुक में होती है। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा कि ये SPG क्या होती है, और ये येलो बुक और ब्लू बुक क्या होती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा, इस समय बहुत करंट में चल रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, ब्रांड इंडिया, एक मिनट, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से, ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, ब्रांड इंडिया अभियान किससे संबंधित है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, किससे संबंधित है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, ठीक है। और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो ब्रांड इंडिया अभियान है, ये किसके द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है, ये ब्रांड इंडिया अभियान जो है किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो ये इंडिया बॉन्ड इक्विटी, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है, किसके द्वारा चला जाएगा, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन, IBEF फाउंडेशन, ठीक है, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा ये क्या है, अभियान चलाया जाएगा, ठीक। और इस मतलब ब्रांड इंडिया अभियान अभियान का उद्देश्य क्या है, वस्तु और जो सेवा है उसके निर्यात को बढ़ावा देना। एक्चुअली क्या हुआ कि जो वित्त वर्ष 21-22 है, उसमें भारत का जो निर्यात है वो $400 बिलियन को पार करने जा रहा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, ये ब्रांड इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया, ठीक है, ताकि क्या किया जाए कि हमारे मतलब जो वस्तु है और सेवा है उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। तो इसीलिए ये ब्रांड इंडिया अभियान लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसी से संबंधित है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थित है, देश का पहला
खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानापुर, ठीक है, कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानापुर गांव में ये क्लस्टर क्या होगा, मतलब क्या होगा, बनाया जाएगा। ठीक है, और इसलिए कोप्पल जिले में बनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है? कोप्पल ट्वाय। एक मिनट, इसमें इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ट्वाय। ठीक है, कोप्पल ट्वाय क्लस्टर। ठीक है, कोप्पल जिले के भानापुर में गांव में बन रहा है, इसीलिए ये देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानापुर गांव में, और इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? कोप्पल ट्वाय क्लस्टर। ठीक है, अब यहाँ तो बन रहा है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका उद्देश्य आखिर क्या होना चाहिए। तो जब खिलौने का निर्माण किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। अब ये खिलौने बनाने के काम में अधिकतर देखिए तो महिलाएं करती हैं ये काम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, महिलाओं को इसमें क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सशक्तिकरण होगा उनका। ठीक है, और निवेश क्या होगा? निवेश इस फील्ड में क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? उद्देश्य होंगे। और कुछ देख लेते हैं, कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो कई बार डिस्कस करने से क्या होगा, माइंड में ये सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, जोग या इसी को गरसुप्पा भी बोलते हैं, जोग या गर, एक मिनट फिर से लिख दूं, जोग या गर सोप्पा जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बता रहे हैं इम्पोर्टेंट है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में ही है। किस नदी पर ये बना हुआ है? शरावती नदी पर। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, शरावती नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं कर्नाटक से जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे बांदीपुर हो गया, बांदीपुर, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर कर दे रहे हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, और अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, अंशी। ठीक है, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे ये कर्नाटक में ही है। कुद्रेमुख चोटी भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को, यानी 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। क्या शुरू की है? भारत में चीते की पुनः वापसी के लिए क्या स्टार्ट किया है? कार्य योजना। और इसके तहत अगले 5 सालों में कितने चीते को लाया जाएगा? तो कितने को लाया जाएगा? 50। ठीक है, कितने चीते को लाया जाएगा? 50। ओके, तो ये क्या हुआ है कि ये तो पता ही होगा कि जो चीता है वो भारत में विलुप्त हो चुका है। ठीक है, 1952 में ही उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, कारण क्या था इसके विलुप्ति का? कारण क्या था? बहुत ज़्यादा इसका शिकार। ठीक है, अति शिकार। तो शिकार के कारण क्या हुआ? इसकी विलुप्ति। और ये चीता तो पता ही, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला। ठीक है, ये हो गया। और आगे चलते हैं, यहाँ से क्या होता है कि ये जो कहाँ है ये क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें क्या है, जो NTCA है, NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसकी जो NTCA है, इसकी क्या हुई, 19वीं बैठक। कौन सी बैठक, 19वीं बैठक। NTCA की 19वीं बैठक में इसका शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। और ये जो NTCA है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो पर्यावरण, यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, पर्यावरण वन जलवायु, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के तहत क्या है, यह एक वैधानिक निकाय है। इंपॉर्टेंट लाइन बोला है मैंने कि ये जो NTCA है, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक क्या है, वैधानिक निकाय है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि भारत में क्या है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 51, ठीक है। और ये जो 50 चीतों की बात की गई कि अगले 5 वर्ष में कितने चीतों को लाया जाएगा, तो 50 चीतों की बात की गई कि कितने साल में, 5 सालों में लाए जाएंगे। कहाँ से लाए जाएंगे, नामीबिया, कहाँ, एक मिनट, कहाँ से लाए जाएंगे ये, नामीबिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। यहाँ सब ये चीतों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ये मंगाए जाएंगे, लाए जाएंगे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, ये भी देख लीजिए, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ थे, ठीक है। और ये टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, टाइगर स्टेट, ये भी देख लीजिए, टाइगर स्टेट किस, MP, ठीक है। और ये जो T/2 एक अवार्ड होता है, T/2 अवार्ड, ये किसे मिला है, ये मिला है पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड दिया गया है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने बनने वाले थे इससे रिलेटेड बता दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमत के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमत के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है। कहाँ कर दी गई है, कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान में कर दी गई है, ओके। और एक मिनट, इसका लोकेशन हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये देख लीजिए, ये, ठीक है, ये है कजाकिस्तान, मध्य एशियाई देश में, ठीक है, मध्य एशियाई देश में 5 देश आते हैं। ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। मध्य एशियाई देश में ये 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ भी है, सेंट्रल एशिया, ठीक है, यही है सारे, देख सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ वर्ल्ड मैप फुल देखना हो तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसकी लोकेशन यहाँ एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने उसको दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ सब क्लियर नहीं है ये, लेकिन ये पूरा ये है, ठीक है, इतने में ही। चलते हैं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। लोकेशन दिखा दिया है आप लोगों को, एक मिनट, हाँ, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। तो ये क्या किया गया है, कजाकिस्तान में क्या किया गया है, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्या नाम है कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनको क्या करना पड़ा, इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, ठीक है, ये हो गया।
और एक काजिकिस्तान के बारे में और क्या आपको फैक्ट बता दिया जाए। ये जो काजिकिस्तान है इसकी राजधानी देख लेते हैं क्या है। राजधानी, काजिकिस्तान की राजधानी क्या थी? पहले तो अस्ताना थी। क्या थी पहले? अस्ताना थी। अस्ताना, अस्ताना, एस्टोना, ठीक है, सब बोलते हैं इसको। अस्ताना थी, लेकिन क्या हुआ, इसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया इसकी राजधानी? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, काजिकिस्तान की राजधानी क्या कर दिया गया है? अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया गया है, ठीक है। जो 5 देश मैंने बताया था कि मध्य एशियाई देश में आते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया कजाकिस्तान हो गया, दूसरा देख लेते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? 1 मिनट, वही मैप पर ही आपको ले चल करके बता देते हैं जल्दी से। हाँ, 1 मिनट। इसकी राजधानी क्या मैंने बताया अभी को कि पहले क्या था? अस्ताना था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है? नूर सुल्तान कर दिया गया है, ठीक है, नूर सुल्तान कर दिया गया है। और अगर बात करें इसकी ताजिकिस्तान की, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या कर दी गई है? क्या है? दुशांबे। दुशांबे, ठीक है, दुशांबे, ये हो गया। और अगर बात करें तुर्कमेनिस्तान की, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद है। क्या है इसकी राजधानी? अशगाबाद है, ठीक है। और अगर बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। ताशकंद है, ठीक है। और बचा क्या? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिशकेक। बिशकेक, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ध्यान लिख लीजिए, इसको रट डालिए, ठीक है, ये सब तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। 1 मिनट। तो ये हम क्या बता रहे थे? कजाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो कजाकिस्तान जो है, और इसके बारे में एक और फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लैंड लॉक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है, ठीक है, लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है? स्थलबद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश उसको कहते हैं जहाँ पे देश की सीमा जो है समुद्र से टच नहीं करती है, ठीक है, समुद्र से नहीं लगती है, उसको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो ये कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और कजाकिस्तान में जो है यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार मिलते हैं। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार कजाकिस्तान में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताने लायक है? और हाँ, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो देख लेते हैं कजाकिस्तान के, बस एक बार देख लीजिए। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति क्या हैं? कासिम जोमार्ट, थोड़ा नाम टफ है, जोमार्ट, 1 मिनट, टोकायव, ठीक है, ये हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने थे बता दिए। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ठीक है, उस पर मुख्य अतिथि के चीफ गेस्ट के रूप में मध्य एशियाई देश को ही बुलाया गया है, ठीक है, मध्य एशियाई देश को ही चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, ठीक है, वही मध्य देश जो मैंने 5 बताए। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज 2 यानी चरण दूसरा पर योजना को मंजूरी दे दी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण दूसरे पर योजना को मंजूरी दी गई है। यह चरण कितने राज्य से संबंधित है? तो यह जो सेकंड चरण है वो कितने राज्य से संबंधित है? 7 राज्य से संबंधित है, ठीक है। कितने राज्य से संबंधित है? 7 राज्य से संबंधित है। एक्चुअली इसका जो पहला चरण है, ठीक है, पहला चरण है, तो ये पहले से ही किन किन राज्यों में शुरू हुआ था? बस सुन लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, और हम भी लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए, मन कहे तो नोट भी कर सकते हैं कि इसका जो पहला चरण था पहले से ही है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में लागू किया जा रहा है, ठीक है। पहले से ही 8 राज्यों में, कहाँ एक बार फिर से बता रहे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु
और राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज था, एक मिनट कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, एक मिनट। तो इसके जो थे 2 चरण थे, 2 चरण। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में जो 8 राज्य मैंने अभी काउंट किया है, बोला है, तो वो आपने शायद नोट कर लिया होगा। तो इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, 24 गीगावाट, 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा का क्या करना है, ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी के लिए काम कर रहा था ये फर्स्ट फेज जो है हमारा। ठीक है, और जो सेकेंड फेज है, जो अभी मैंने क्वेश्चन जिसका बताया मैंने, तो इसमें 7 स्टेट्स को रखा गया है। ठीक है, 7 स्टेट्स को, और 7 स्टेट्स कौन से हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। फिर से देखिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 7 स्टेट्स हो गए। और यहाँ पर क्या लक्ष्य रखा गया है, 20 गीगावाट का। कितने का लक्ष्य रखा गया है, 20 गीगावाट का। और ये 20 गीगावाट क्या किया जाएगा, 5 साल, अगले जो 5 साल होंगे, मतलब कि 2021-22 से ये कब तक चलेंगे, 2025-26 तक की अवधि में ये क्या किए जाएंगे, ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, बनाए जाएंगे। ठीक है, 20 गीगावाट, ये ध्यान रखना है, कितने गीगावाट, 20 गीगावाट सेकंड में, और फर्स्ट में कितने थे, 24 गीगावाट था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें लक्ष्य रखा गया है, 1 मिनट, 2013 तक, 2030 तक क्या करेंगे हम, 450 गीगावाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन, 2030 तक क्या करेंगे, 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का क्या करना है, उत्पादन करना है, इसका यही लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, एक और लाइन बोलने जा रहा है इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए, 2047 तक। ठीक है, 2047 तक क्या करेंगे, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र घोषित कर देंगे। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना, ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना। ठीक है, ये हो गया। और एक फैक्ट और बताया जा रहा है आप लोग को, देख लीजिए कि भारत ने कार्बन तटस्थता का लक्ष्य क्या रखा है, भारत ने कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक रखा है, 2070 तक। कब तक रखा है, 2070 तक। ठीक है, ये COP 26 हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इस ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो वहीं पर ये भारत के द्वारा तय किया गया था लक्ष्य कि हम क्या करेंगे, 2070 तक क्या करेंगे, कार्बन तटस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, कहां पर ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो कहां किया है, हैदराबाद। कहां किया है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में किया है ये। और ये जो क्या नाम है इसका, ओपन रॉक जो म्यूजियम है, ठीक है, संग्रहालय है, ये क्या करेगी, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से क्या करेगी, 35 ठीक है, 35 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को क्या किया जाएगा, इस संग्रहालय में दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या की जाएंगी कि मतलब कि ये जो चट्टानें होंगी, रॉक्स होंगे, ये पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर, ठीक है, इतनी गहराई तक, पृथ्वी के जो सबसे गहरे हिस्से होंगे वहाँ से ये क्या किए जाएंगी, इनका मतलब पृथ्वी के गहरे हिस्सों का भी प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, और ये चट्टानें जो होंगी जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अन्य जगह से क्या किए जाएंगे, प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई
प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोग को क्लियर हो गया होगा लगभग सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। और इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, और ये जो चट्टानें होंगी मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा, जैसे 3.5 बिलियन से लेकर के 55 मिलियन वर्ष तक की जो भी चट्टानें होंगी वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, तो हैदराबाद में किया गया है। और यहाँ पे जो भी पृथ्वी की गहराई में जो चट्टानें होंगी, पुरानी चट्टानें होंगी, वो सब यहाँ पर क्या की जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, तो पैसिफिक ओशन में। ठीक है, प्रशांत महासागर में शुरू हुआ है। ठीक है, और ये जो अभ्यास होता है, ये अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व में होता है। ठीक है, ये अभ्यास कहाँ होता है, मतलब किसके नेतृत्व में होता है, अमेरिका के नेतृत्व में होता है। और इसका जो आयोजन इसका आयोजन गुआम इसका आयोजन गुआम द्वीप गुआम द्वीप एयर बेस में आयोजन इसका होगा। और इसमें शामिल देश कौन से हैं इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में, शामिल देश कौन से हैं इसमें, तो क्वाड में जितने हैं वो शामिल हैं। ठीक है, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से क्वाड में हैं चारों, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के 4 देश हैं। ठीक है, और कौन है इसमें, दक्षिण कोरिया, और कौन शामिल है इसमें, कनाडा। इसमें और कौन शामिल है, कनाडा। तो टोटल कितने, 6 देश। ठीक है, 6 देश इसमें क्या है कि इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो शुरू हुआ है सी ड्रैगन 2022, इसमें ये 6 देश शामिल हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो चाइना को काउंटर करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो पैसिफिक ओशन है इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, इसको भी नहीं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कभी जियोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल बताया जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं। तो एससीओ के नए महासचिव जो बने उनका क्या नाम है, झांग मिंग। क्या नाम है इनका, झांग मिंग। ठीक है, झांग मिंग। और एससीओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एससीओ का हेडक्वार्टर ये बीजिंग में है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें कितने देश शामिल हैं इस संगठन में, एससीओ में। ठीक है, जिसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो इसमें कितने देश हैं, 9 देश शामिल हैं। ठीक है, अभी नवीनतम जो देश शामिल हुआ है उसका क्या नाम है, ईरान। जो नवीनतम देश शामिल हुआ है उसका नाम ईरान है। और इसमें पूछता है क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान क्या इसके सदस्य हैं, तो यस हैं, भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, कब शामिल हुए थे, 2017 में शामिल हुए थे। ठीक है, 2017 में दोनों शामिल हुए थे, सदस्य हुए थे। और ये पूछता है कि मतलब और ये जो मध्य एशियाई देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मध्य एशियाई देश अभी मैंने दिखाया आप लोग को मैप में, तो उसमें से एक शामिल नहीं है इसमें, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस जो कर रहे हैं आप लोगों से।
ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, जितना स्टार लगाना हो लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के पूर्व सीएम प्रताप सिंह राणे, क्या नाम है इनका? प्रताप सिंह राणे, प्रताप सिंह राणे, इनको राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। किसकी बात की जा रही है? पूर्व सीएम प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन, जब तक इनका जीवन है तब तक, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ये कहाँ के? गोवा। ठीक है, गोवा, क्लियर हो गया होगा, गोवा। ठीक है, ये क्या हुआ है कि गोवा में ये क्या हुआ है कि 50 साल तक इनके, एक मिनट मैं इनका यही दिखा दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा, ये हैं। ठीक है, ये 50 साल तक क्या किया? विधायक के रूप में सेवा देने के लिए गोवा सरकार ने इन्हें क्या किया है? आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ये देखिए, ठीक है, यही है। और ये देखिए, गोवा के ये पूर्व सीएम रह चुके हैं और 11 बार विधायक रह चुके हैं। एक तो सीएम गोवा के, 11 बार विधेयक, 50 वर्षों तक विधायक के रूप में सेवा देने वाले। ठीक है, तो ये इन्हें क्या किया गया है? आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। चलते हैं, तो ये करंट डिस्कशन हो गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए जल्दी से भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, और इसको नोट कर लीजिएगा। मेरी स्पीड थोड़ा तेज रहेगी तो आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है संस्थान, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी से डिस्कशन करते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर, कानपुर। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। दलहन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दलहन, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश दलहन अनुसंधान संस्थान भी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है ये। ठीक है, नई दिल्ली में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में ये भी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? भोपाल एमपी, भोपाल एमपी। ठीक है, भोपाल एमपी। क्या? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ, लखनऊ यूपी। ठीक है, लखनऊ यूपी। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान तो नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंपॉर्टेंट ये भी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, स्टार लगा लीजिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? कोलकाता। ये तो जूट वहीं पर होता है सबसे ज़्यादा, तो ये तो क्लियर हो जाएगा, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है?
हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम, गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको तो जितना स्टार बनाना हो बना सकते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी बोलते हैं। ठीक है, नीरी। तो ये कहाँ पर है, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र। इसके नीचे वाला भी स्टार बना लीजिए। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, केंद्रीय चावल शोध संस्थान, कटक, ओडिशा, कटक, ओडिशा, कटक, ओडिशा, ओडिशा के कटक में। ठीक है, और ये क्या है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, हैदराबाद। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, हाँ, क्या कह रहा है नेक्स्ट, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक छूट गया, सॉरी, पहले ये देख लेते हैं, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, धनबाद में, धनबाद, ये कहाँ है, धनबाद, झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, धनबाद कहाँ है, झारखंड में है। नेक्स्ट क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा, पणजी, गोवा। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, केरल के कासरगोड में, केरल के कासरगोड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, रुड़की में है, रुड़की कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, इसको छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा वही देख लेते हैं क्या है। ये देख लीजिए, केंद्रीय उपोष्ण, एक मिनट, इसको पहले मैं पूरा देखूँ कहाँ है। ये देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये भी मैंने देख लिया, पणजी, गोवा बता दिया। हाँ, ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, ये भी शिमला, हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर लिया। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, ये भी बता दिया। ठीक है, कासरगोड, केरल। तो अब हम लोग चलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये देख लीजिए। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है ये नागपुर, महाराष्ट्र में है, नागपुर, महाराष्ट्र में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ, लखनऊ, यूपी में है, लखनऊ, यूपी में है। चर्म अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। चर्म अनुसंधान संस्थान के लिए कहाँ, इसको केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है ये चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेयरी तो हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के कहाँ, करनाल में, करनाल में, ठीक है। फिर क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, राजमुंद्री में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु कोयम्बटूर, ठीक है, ये हो गया। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून, उत्तराखंड। तो ये हो गया आपका। इसमें से जितना मैंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी हम बीच बीच में रिवीजन करा दिया करेंगे तो ये रट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आया हो, पसंद आया हो गाइस, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच। चलिए कल फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।